बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त के अहम खबर के साथ। उन्नाव की गैंगरेप मुतासरा को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से सफदरजंग अस्पताल तक बना ग्रीन कॉरिडोर। उन्नाव में गैंगरेप की मुलजिमीन ने लड़की को जला दिया था। मुतासरा को 90% जली हालत में लाया गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मुतासरा को दाखिल कराया गया है। मुतासरा की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। हम आपको ये बता दें कि लगभग 1 साल पहले इस लड़की के साथ रेप किया गया था और उसके बाद जो मुलजिमीन थे वो खुले घूम रहे थे। लगातार हम आपको ये बताएं कि उसको धमकियां मिल रही थी, उसके परिवार वालों को धमकियां मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। उन्नाव की इस रेप मुतासरा को जिंदा जलाया गया। 90% तक ये मुतासरा जली हुई है और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्नाव की गैंगरेप मुतासरा को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से सफदरजंग अस्पताल तक फिर ग्रीन कॉरिडोर बना और जिसके बाद सफदरजंग अस्पताल उन्नाव गैंगरेप मुतासरा को लाया गया है। 90% तक जली हुई मुतासरा, उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। तो उन्नाव में रेप मुतासरा लड़की को जलाने के मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। एसआईटी में 1 एडिशनल एसपी और 4 इंस्पेक्टर शामिल हैं। लखनऊ रेंज के कमिश्नर और आईजी पूरी जांच की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं कमिश्नर मुकेश मेश्राम देर शाम उन्नाव में मुतासरा के गांव पहुंचे और अफसरान से मामले में अपडेट भी ली। उन्होंने कहा कि एसआईटी की तश्कील कर दी गई है। वहीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी तहकीकात अलग से करेंगे। सूचना अधिकारी अलग से जांच करेंगे। एक जो एडिशनल एसपी की अध्यक्षता में एक अलग से एसआईटी इसकी पूरी डिटेल में यहीं पे उनको कहा है कि स्टेशन हो करके साक्ष्य हैं उन सबको दिखाएं, लोगों से बयान लें और इन सब के आधार पर एक जल्दी से जल्दी जो है इसकी तफसील सबमिट करें। तो जब रेप मुतासरा 90% तक जला दी गई तब इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है और तब जांच की बात की जा रही है। एसआईटी बना दी गई है। तो तमाम चीजें अब हो रही हैं जब वो 90% तक जल चुकी है। सीधा रुख करेंगे सफदरजंग का, जहां से मेरे रिपोर्टर पवन मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एयरलिफ्ट करके उन्नाव की इस रेप मुतासरा को यहाँ लाया गया है और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया बाकायदा तौर पर। अभी ये बताइए, अपडेट दीजिए कि हालत क्या है उसकी। बिल्कुल, देखिए, जो उन्नाव गैंगरेप पीड़िता है उसे एयरलिफ्ट करके यहाँ लाया गया है और सबसे बड़ी बात है कि एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। 13 किलोमीटर की दूरी महज 18 मिनट में तय की गई। उसके बाद वन विभाग के जो स्पेशलिस्ट हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर शलभ, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो लगातार पीड़िता के ऊपर नजर बनाए हुए है और इस पूरे मामले में बीती रात कई बार पीड़िता की हालत नाजुक बनती दिखाई दे रही थी, लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने लगातार काम करते हुए कोशिश की है कि स्थिति को स्थिर रखा जाए। अभी भी लगातार इलाज चल रहा है और मैं सफदरजंग के बाहर खड़ा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो स्पेशलिस्ट की टीम है वो लगातार काम कर रही है और डॉक्टर शलभ कुमार के नेतृत्व में वो पूरी टीम लगातार यही कोशिश कर रही है कि पीड़िता को बचाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 90% जल चुकी है पीड़िता, तो कहीं ना कहीं उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर और नाजुक बनी हुई है। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उसे उसकी नाजुक स्थिति को नॉर्मल स्थिति में लाया जाए। ये भी उम्मीद की जा रही है कि 10 बजे के आसपास डॉक्टर मेडिकल बुलेटिन जारी कर सकते हैं, तब जो उसकी एक्चुअल स्थिति होगी उसके बारे में बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से जो पूरी यूनिट है वो काम कर रही है, किस तरीके से बचाने के लिए उसको क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये सारी चीजें मेडिकल बुलेटिन में जारी की जाएंगी। लेकिन बीती रात की अगर बात करें तो कई बार पीड़िता की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई थी, जिसको
ठीक करने की कोशिश डॉक्टर लगातार कर रहे हैं। यानी जो लगातार उम्मीद है, जो लगातार कोशिश है, वो डॉक्टर द्वारा की जा रही है। कोशिशें की जा रही हैं, दुआएं भी की जाएंगी, लेकिन 90% तक वो विक्टिम जली हुई है। पहले ही उसके ऊपर इस तरह का उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इंसाफ की वो गुहार लगाती रही, उसे इंसाफ नहीं मिला और आखिरकार उन्हीं जो कल्प्रिट थे उन्होंने उसको जला दिया और 90% तक वो अब जली हुई है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इसी तरह से बेटियां यूं जलती रहेंगी, क्योंकि अभी एक डॉक्टर बेटी का हमने हाल देखा और आप ये देखें कि कल्प्रिट्स के हौसले कितने बुलंद हैं कि जब पूरा मुल्क सड़कों पर है, इंसाफ की मांग कर रहा है, उसी वक्त यूपी में ये हो जाता है। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रोष है। लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकारों के खिलाफ अपना विरोध जताते हैं, लेकिन इस तरीके के मामले लगातार होते जा रहे हैं। अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में मामला सामने आया था, उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में ये मामला सामने आया है। तो कहीं ना कहीं एक जो पुलिस का खौफ है या हार्ड पुलिसिंग का जो डर होता है वो अपराधियों के मन से निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि अगर यूपी की बात करें तो यूपी में बहुत आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इस वक्त की अहम खबर का रुख कर रहे हैं। हैदराबाद से के रेप मामले से जुड़ी हुई है। हैदराबाद रेप मामले के मुल्जिमीन मारे गए। हैदराबाद रेप मामले के मुल्जिमीन का एनकाउंटर का हुआ है। तो इस वक्त की ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद रेप मामले के मुल्जिमीन का एनकाउंटर हुआ है। हैदराबाद रेप मामले के जो मुल्जिमीन हैं वो मारे गए हैं। हम आपको ये बताएं कि चारों को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। हैदराबाद पुलिस ने चारों जो मुल्जिमीन थे उनको गिरफ्तार कर लिया था और अब ये खबर मिल रही है कि हैदराबाद रेप मामले के मुल्जिमीन का एनकाउंटर किया गया है और इस मामले के जो मुल्जिमीन हैं वो मारे गए हैं। अभी तक यही जानकारी मिल पा रही है। फर्दर अपडेट्स के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर ये सब क्यों हुआ है, क्यों किया गया है और एनकाउंटर क्यों किया गया है। और हम आपको ये बता दें कि जो हैदराबाद मामले के जो मुल्जिमीन हैं उनकी बाकायदा तौर पर परेड कराई गई थी। चारों की तस्वीरें सामने थी। पुलिस ने ये कहा था कि हमने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी शक्लें सबके सामने थी। सब लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि भाई जैसे उस लड़की को जलाया गया है वैसे इनको जलाया जाए। उसके जो वालिदैन थे उनकी भी यही मांग थी और इस सब के बीच ये भी कहा जा रहा था कि फांसी दी जाए, सबके सामने सजा दी जाए। तमाम चीजों की मांग की जा रही थी और अब चारों के चारों का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये थोड़ा समझ से परे है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि एनकाउंटर उस वक्त किया जाता है जब किसी कल्प्रिट को, मुल्जिमीन को पकड़ने की कोशिश की जा रही हो और वो भाग रहे हों और तब पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। उस तरफ से भी फायरिंग हो, इस तरफ से भी फायरिंग हो और तब ये एनकाउंटर होता है। जो अमूमन एनकाउंटर का जो प्रोसेस है जो देखा गया है NH 44 है जहां पर ये एनकाउंटर किया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये मुल्जिमीन भागने की कोशिश कर रहे थे, आखिर क्या हुआ कि पुलिस को ये सब करना पड़ा कि चारों का एनकाउंटर करना पड़ा और चारों मारे गए हैं। ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है, कहां उनको ले जाया जा रहा था और NH 44 पर ये जो एनकाउंटर हुआ है ये एनकाउंटर क्यों हुआ है, कहां उनको ले जाया जा रहा था। क्या ये मुल्जिमीन भागने की कोशिश कर रहे थे और अगर भागने की कोशिश कर रहे थे तो क्या फिर सिक्योरिटी जो थी या उनके साथ जो पुलिस एहलकार थे क्या वो इतने कम थे, क्या उन्हें ढंग से नहीं ले जाया जा रहा था जो वो भागने में कामयाब रहे। क्योंकि एनकाउंटर अमूमन तभी होता है जब बदमाशों को या कल्प्रिट्स को पकड़ने की कोशिश हो रही हो, भागने की कोशिश कर रहे हो, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही हो और उस फायरिंग में एनकाउंटर किया जाता है कि भाई अपने आप के बचाव में फायरिंग की गई जिसमें एनकाउंटर हुआ। और चारों के चारों हैदराबाद रेप मामले के जो मुल्जिमीन हैं वो मारे गए हैं। ऐसे में कई ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर
ये एनकाउंटर क्यों हुआ है और क्यों किस तरह से ये मुलजिमीन जो हैं वो मारे गए हैं। और हम आपको ये बताएं कि क्राइम सीन पर लेकर गई थी पुलिस इनको। अब हो सकता है कि रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही हो तमाम चीज़ों को, ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। और इस बीच में इन लोगों ने भागने की कोशिश की। इन मुलजिमीन ने हैदराबाद रेप मामले के जो चारों मुलजिमीन थे, चारों ने भागने की कोशिश की। और इस बीच पुलिस ने एनकाउंटर इन चारों का किया है। नेशनल हाईवे 44 पर मुठभेड़ में मारे गए हैं ये चारों मुलजिमीन। तो क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट करने के लिए पुलिस गई थी जिस वक्त इन चारों ने भागने की कोशिश की, और उसी वक्त इन चारों का एनकाउंटर कर दिया गया है। तो दिशा के जो मुलजिमीन हैं उन चारों मुलजिमीन को ढेर कर दिया गया है। दिशा के चारों जो मुलजिमीन थे उनको ढेर कर दिया गया है, पुलिस ने ढेर कर दिया है। लेकिन सवाल इससे कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर सीन रिक्रिएट करने के लिए, क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए अगर वहां पर इन चारों मुलजिमीन को ले जाया गया था तो क्या सिक्योरिटी इतनी ढीली थी कि ये इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि ये भागने वहां से लगे। और क्या पुलिस एहलकार कम थे, सिक्योरिटी कम थी, क्या वो तमाम एहतियाती कदम नहीं उठाए गए थे जो उठाने चाहिए थे, तभी इन मुलजिमीन की इतनी हिम्मत हुई कि ये पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद, इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बावजूद, ये पता होने के बावजूद कि पूरे मुल्क में कितना गुस्सा है, इन्होंने भागने की कोशिश की और आखिरकार वो उस अंजाम तक पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना ही था। नेशनल हाईवे 44 पर मुठभेड़ में चारों के चारों मुलजिमीन मारे गए हैं। पुलिस एनकाउंटर में ये चारों मारे गए हैं। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए इनको वहां पर ले जाया गया था। NH 44 ये वही जगह है जहां पर हैदराबाद मुतासरा की स्कूटी खराब हुई थी, उसका पंक्चर हुआ था, जिसका फायदा इन चारों ने उठाया था। मदद के लिए ये लोग आए थे कह के कि वो मदद करेंगे और यही झांसा देकर और हम आपको ये बताएं कि जगह जगह आपने देखा कि पूरे मुल्क भर में गम और गुस्सा था और लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, इंसाफ की मांग की जा रही थी, फांसी पर चढ़ाने की मांग की जा रही थी। कुछ लोग यहाँ तक मांग कर रहे थे। इनफैक्ट हमने जो हैदराबाद की जो मुतासिर है उसके वालिदैन को सुना था, उन्होंने कहा कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ, यानी कि जिस तरह से उसे जिंदा जलाया गया उसी तरह से उनके साथ हो, तभी उनको तसल्ली मिलेगी। और क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जाए गए थे ये चारों मुलजिमीन। और आप ये देखें कि सिक्योरिटी की चूक भी इसको माना जाएगा कि आखिर कैसे इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि ये होने करने के बावजूद, इतनी घिनौने क्राइम को करने के बावजूद। और हम आपको ये भी बताते चलें कि तेलंगाना पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक कर दी गई है कि चारों के चारों मुलजिमीन एनकाउंटर में मारे गए हैं। हैदराबाद गैंगरेप मुतासरा के जितने भी मुलजिमीन थे चारों, वो मारे गए हैं। इसे हम आसान मौत कहेंगे क्योंकि ना कोई ट्रायल हुआ, ना कुछ इन लोगों को जो एक तरह से टॉर्चर होना चाहिए था, जो सब कुछ होना चाहिए था, जो उस लड़की के साथ इन्होंने किया। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे रिपोर्टर शुएब जुड़ गए फोन लाइन पर। शुएब, अपडेट दीजिए। देखिए बुशा, जो खबर है वो यही है कि हैदराबाद जो गैंगरेप के चारों आरोपी थे, उनको जो साइट है जहां पर ये क्राइम हुआ था, जहां पर बलात्कार हुआ था, वहां पर पुलिस लेकर गई थी और चारों आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे। जहां पर और एक तरीके से क्राइम जो सीन है उसको रिक्रिएट करने की पुलिस कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भागने की कोशिश की तो पुलिस ने इन चारों को इनकाउंटर में मार गिराया। कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है बुशरा कि बहुत ज्यादा दबाव एक तरीके से इस मामले में था पुलिस पर भी, क्योंकि पूरे देश से हम देख रहे थे कि किस तरह से आवाजें उठ रही थी कि बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। और शायद पुलिस में भी एक तरीके से क्या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दबाव था, लेकिन मुझे भी लगता है
कि बुशरा इन तमाम चीजों को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि ये मामला इस तरह का है कि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा इस मामले को लेकर है, या किसी भी बलात्कार के मामले को लेकर जिस तरह से बेटियों पर जुल्म हुआ है। लेकिन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं, लेकिन कुछ लोग इस तरह के भी सवाल खड़े कर सकते हैं कि इनकाउंटर करना कितना सही बगैर अदालत लेकिन शोएब, ये बताया जा रहा है कि भाई ये क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए उसी जगह NH-44 पर इन चारों को ले जाया गया था और उसी वक्त इन लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन अगर ऐसा था तो ये सवाल ये उठता है कि इतने घिनौने अपराधी आप लेकर जा रहे हैं तो क्या इतनी भी सिक्योरिटी वहां पर मौजूद नहीं है कि इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि पूरा पुलिस बल वहां पर मौजूद है और ये भागने की कोशिश करते हैं और एनकाउंटर कर दिया जाता है? बिल्कुल बुशा, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, वही बात की सवाल यही है कि क्या वाकई ये चीजें, क्योंकि दबाव तमाम पूरे देश से हम देख रहे थे कि प्रदर्शन हो रहे हैं तमाम जगहों पर, महिलाएं कह रही है कि इनको जिंदा जला दिया जाए। हमने देखा कि संसद में एक महिला सांसद ने भी ये कहा कि उनकी लिंचिंग कर दी जाए। ये तमाम चीजें तमाम तरह का दबाव है, तो लोग ये सवाल उठा सकते हैं। हालांकि सही में जो पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या पुलिस बताएगी कि दरअसल ये तमाम चीजें थी, किस तरह की वहाँ सिचुएशन रही होगी कि वो भागने की कोशिश करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस पर हमला करने की इन लोगों ने कोशिश की थी और ये कहा जा रहा है कि डिफेंस में दरअसल पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। देखिए बुशा, मुझे नहीं लगता कि हमला करने की कोशिश इतना एक तरीके से कहे कि आप देखिए कि किस तरह का ये पूरा मामला है और कितना सेंसिटिव मामला हो गया था। आपने कुछ तस्वीरें देखी होगी 3 दिन पहले जब इनको कोर्ट में एक तरीके से जज के सामने जब पेश किया गया था, जब गाड़ियां इनको लेकर जा रही थी, लोगों में कितना एक हुजूम था वहां पर और जज को पुलिस थाने में ही सुनवाई करनी पड़ी थी। तो इतनी सिक्योरिटी वहाँ, इतनी तमाम चीजें और लेकिन हमें इंतजार थोड़ा सा यही करना होगा कि पुलिस इस सिलसिले में आधिकारिक तौर पर कहती क्या है, क्योंकि पुलिस जो बताएगी उसके बाद हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पुलिस ये जरूर कह रही है कि उसने डिफेंस में गोलियां चलाई और तमाम चीजें, लेकिन जो दबाव पूरे देश से हम देख रहे थे कि बन रहा था कि इनको अलग अलग तरह की बातें कि इनकी लिंचिंग कर दी जाए, इनको जिंदा जला दिया जाए, जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा गुस्सा था इस मामले में लोगों में। लेकिन इनकाउंटर करना मुझे जाहिर सी बात है शोएब के, क्योंकि ये हमारा मुल्क ऐसा है जहां पर टेररिस्ट को भी पूरा मौका दिया जाता है कि भाई उनको वकील तक दिया जाता है कि वो अपनी बात को रखें। इससे पहले भी ये कोई पहला रेप केस नहीं है। यहाँ तक कि हम बात करें निर्भया की तो उसके भी मुलजिमीन अभी तक जेल में हैं, पूरा ट्रायल किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में कि यही खूबसूरती है कि इतने घिनौने वारदात अंजाम देने के बावजूद भी इंसानी हुकूक की कोई पामाली नहीं की जाती है, बाकायदा तौर पर सबको मौका दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रेशर में उठाया गया कदम है, क्या वाकई में इन चारों की इतनी हिम्मत हो गई कि वहां पर इतना पुलिस बल तैनात हो, उन्हें यह भी पता है कि पूरे मुल्क में कितना गुस्सा है और क्या मांग की जा रही है, इस बीच भागने की कोशिश करें और एनकाउंटर कर दिया जाए। बिल्कुल बुशरा, देखिए सवाल यही उठाए जाएंगे कुछ लोगों की तरफ से भी कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में यकीनन ये मुकदमा चलता तो कहीं ना कहीं जो भी थी तमाम चीजें हुई, अदालत इनको सजा देती, वो शायद हमारे मुल्क की क्योंकि संविधान है, आईन है, कानून है, उसके मुताबिक तो बेहतर था। अब पुलिस इस सिलसिले में जब बताएगी, जब बात करेगी कि दरअसल वाकई क्या हालात वहां पर बने होंगे, क्योंकि अगर इस तरह की कोई परिपाटी शुरू हो गई कि आपने कोई क्राइम किया और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा आरोप आप पर लग गया हो, आपने किया भी ना हो, ये तमाम चीजें, लेकिन उसके बाद दबाव इतना ज्यादा बना और पुलिस तो अगर इनकाउंटर इस तरह से कर देगी तो फिर यकीनन कई तरह के सवाल। बिल्कुल जाहिर सी बात है। शोएब आप मेरे साथ बने रहिए सफदरजंग के बाहर से, पवन भी मेरे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्नाव की जो गैंग रेप मुतासरा है, जो विक्टिम है, उसको एयरलिफ्ट करके वहां ले जाया गया है। 90% तक वो जली हुई है।
पवन, आप ये देखें कि एक तरफ जहां उसको एयरलिफ्ट करके लाया गया है उन्नाव की विक्टिम को, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हैदराबाद में इन चारों लोगों का एनकाउंटर कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई एक तरह से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। तो कई तरह के सवाल ये खड़े हो रहे हैं और जाहिर सी बात है कि सवाल ये भी खड़े होने के, एक तरफ इंसाफ की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ अगर ऐसा किया जाता है तो ये भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद के रेप केस से कहीं ना कहीं इस उन्नाव रेप केस को जोड़ना शुरू कर दिया गया था। जिस तरीके से हैदराबाद में लड़की के साथ बलात्कार कर उसे जलाया गया था, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ है। तो जिस तरीके से हैदराबाद के रेप जो अपराधी थे उनको एनकाउंटर में जब पुलिस ने मार गिराया है, तो कहीं ना कहीं कल हम देखें कि कल जैसे ही एसआईटी टीम का गठन होना शुरू हुआ, उसके बाद एक अपराधी ने खुद आकर सरेंडर किया। यानी जो उन्नाव गैंगरेप पीड़िता का जो अपराधी थे उनमें से एक अपराधी ने कल आके सीधे पुलिस के पास सरेंडर किया कि मैं भी शामिल था, मुझे पकड़ लीजिए। तो जो खौफ है वो कहीं ना कहीं इन अपराधियों में इसी तरीके के उठाए गए कदम से दिखाई देगा। एनकाउंटर की बात बिल्कुल सही है, अगर ये हुआ है और जिस तरीके से सीन रिक्रिएट करने की बात सामने आ रही है, वहां इन अपराधियों ने जरूर भागने की कोशिश की होगी, जिसके बाद पुलिस ने ऐसा कदम उठाया। और कल उन्नाव में भी एक अपराधी ने सीधे जाकर पुलिस के पास सरेंडर किया कि मैं इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था, मुझे गिरफ्तार किया जाए। पवन, ये तो सवाल ये उठता है, पवन सवाल ये उठता है कि जब एक विक्टिम दर दर भटकती है, इंसाफ की मांग करती है, उसकी फैमिली को उसको धमकियां दी जाती हैं, रेप होने के बावजूद भी उन अपराधियों की इतनी हिम्मत होती है कि वो धमकियां देते हैं लगातार, और उसके बाद तकरीबन 1 साल तक ये सब कुछ होता रहता है और आखिरकार उस लड़की को सिर्फ इस वजह से कि वो केस वापस नहीं ले रही है, उसने हिम्मत दिखाई, उसको जला दिया जाता है। तो आप ये देखें कि अभी भी कोई डर खौफ कुछ भी नहीं है। अगर ये डर खौफ होता तो शायद ये कभी नहीं होता। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रशासन को एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। जिस तरीके से अगर हमें इस तरीके की घटनाओं को रोकना है तो कहीं ना कहीं इस तरीके का कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। ऑन द स्पॉट जो फैसला है कहीं ना कहीं पुलिस या प्रशासन को लेना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देनी जरूरी है, तभी इस तरीके के मामले रुकते हुए नजर आएंगे। अब सफदरजंग में जो पीड़िता एडमिट है उसकी बात करें तो 90% जली हुई लड़की की हालत बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। जो डॉक्टर शलभ के नेतृत्व में जो टीम है वो लगातार यही कोशिश कर रही है कि लड़की को बिल्कुल नाजुक स्थिति से नॉर्मल स्थिति में लाया जाए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टफ काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि पूरी टीम लगातार कल शाम से यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन बीती रात लड़की की हालत कई बार नाजुक भी हुई। तो यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी जो बच्चियां होती हैं, ऐसी जो महिलाएं या लड़कियां होती हैं जिनके साथ इस तरीके का जघन्य अपराध किया जाता है, उसमें इतने फीसद जली हुई लड़कियों को बचा पाना काफी ज्यादा एक टफ और मुश्किल का काम होता है। लेकिन जिस तरीके से हैदराबाद में ये जो पुलिस ने कार्रवाई की है, वो एक कहीं ना कहीं एक मैसेज देगा ऐसे अपराधियों को कि आने वाले समय में जो सरकार है, पुलिस प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं सख्त होने वाला है और आने वाले समय में इस तरीके के अपराधों पर एक ब्रेक लगता दिखाई देगा। जी, लेकिन हम ये देखें पवन के जब निर्भया हुआ था तब भी शायद सबको यही लगा था। पहली बार हमने देखा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आए थे और उन तमाम जो कल्प्रिट्स से उनको पकड़ लिया गया था, अपराधियों को पकड़ लिया गया था और ये लग रहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर कभी भी उनको फांसी दी जा सकती है। लेकिन अभी भी वो जेल की रोटियां खा रहे हैं, उनके साथ अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि डर तो नहीं है। अगर ये जो किया गया है, जो हैदराबाद पुलिस ने किया है, वो जाहिर सी बात है वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है कि भाई हमारे यहाँ एक जुडिशरी सिस्टम है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर पूरी तरह से ट्रायल होता और उसके बाद ही ये सब कुछ किया जाता। सवाल ये उठता है कि क्या किसी दबाव के तहत ये एनकाउंटर किया गया है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरीके से हैदराबाद पुलिस ने लगातार पकड़ने की बात की थी आरोपियों को, उनकी परेड शिनाख्त भी कराई थी और बहुत कुछ हुआ था, उसके बावजूद अगर ये पूरा घटनाक्रम होता है एनकाउंटर का तो ये अपने आप में
कई बड़े सवाल खड़े करता है और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान उठाता है, क्योंकि जिस तरीके से सीन रिक्रिएट करने की बात सामने आ रही है और वहां पर फिर एनकाउंटर करना पड़ा पुलिस को, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई आरोपियों ने, तो कहीं ना कहीं यानी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं थी या पुलिस के पास उतनी सिक्योरिटी नहीं थी कि इस तरीके के जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को अगर वो लेकर सीन रिक्रिएट करने जा रही है तो इतनी लापरवाही कैसे बरत सकती है। ये अपने आप में कई बड़े सवाल उठाएगा, कई विवादों को जन्म देगा और इस पर बहस जो है वो बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और अब हम ये दुआ करेंगे कि उन्नाव की जो रेप मुतासरा है उसकी तरफ से कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिले जल्द से जल्द। उम्मीद जिसकी बेहद कम है, क्योंकि 90% तक वो जली हुई है। अगर वो बच भी जाती है तो किस हालत में होगी इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। आने वाली जिंदगी उसके लिए कितनी मुश्किल होने जा रही है इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर है जब 90% तक वो जल गई उन्नाव की रेप मुतासिरा, तो उसको एयरलिफ्ट कराकर सफदरजंग लाया गया, बाकायदा तौर पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। लंबा सफर था और उसको बहुत जल्द पूरा किया गया और अब वो सफदरजंग अस्पताल में है, इलाज उसका चल रहा है। हालत बेहद उसकी नाजुक बनी हुई है। रात को जब उसको ले जाया गया तब भी उसकी कई बार जो है वो हालत बिगड़ी। हम दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो, हालांकि इसकी उम्मीद बेहद कम है। आप ये अंदाजा भी लगाइए कि 90% तक अगर वो जली हुई है तो उसकी क्या हालत होगी, और वो बच भी जाती है तो किस हालत में बचेगी। ये भी एक सोचने वाली बात है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उन चारों मुलजिमीन की है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने जिस तरह का क्राइम किया उनके साथ ऐसा ही होना था, लेकिन क्या इस तरह से होना था, ये सवाल खड़ा होता है। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां पर जुडिशियल सिस्टम है, जहां पर टेररिस्ट से लेकर हर किसी को एक पूरे ट्रायल का मौका मिलता है, उन्हें अपनी बात रखने का भी मौका मिलता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की जा रही थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्द से जल्द ट्रायल इनका किया जाए, फांसी की सजा इनको दी जाए। यहां तक कि वालिदैन का यह भी कहना था हैदराबाद मुतासिरा के कि जिंदा इनको जलाया जाए उसी तरह से जैसे उन्होंने उनकी बेटी को जलाया। पूरे मुल्क में गम, गुस्सा था। लगातार लोग ये मांग कर रहे थे कि जिस तरह से दूसरे मुल्कों में होता है कि ऑन द स्पॉट या पब्लिक के हवाले कर दिया जाता है और सजा दी जाती है, इस तरह की सजा दी जाए, इस तरह की भी मांगे की जा रही थी। और इस सबके बीच हैदराबाद पुलिस इन चारों मुलजिमीन को NH-44 पर लेकर जाती है, उसी हाईवे पर जहां पर हैदराबाद रेप मुतासिरा वहां जहां मौजूद थी, जहां उसके साथ ये किया गया, जहां उसकी जो स्कूटी थी वो पंक्चर हुई थी। इन लोगों ने मदद के नाम पर उसके साथ ये सब कुछ किया। वहां पर ले जाया गया था क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए। लेकिन उसी वक्त जो बताया जा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि इन लोगों ने पुलिस के शिकंजे से भागने की कोशिश की, पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और उसके जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाई और चारों का एनकाउंटर कर दिया गया है। अब वो चारों मुलजिमीन मार दिए गए हैं। तेलंगाना पुलिस ने भी इसकी तस्दीक कर दी है।